नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सियासी हलचल में आपका स्वागत। मैं राजेश सोनी और आज हम बात करेंगे लाउड स्पीकर के मुद्दे की। दरअसल महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउड स्पीकर का मुद्दा धीरे धीरे देश के कई राज्यों तक पहुंच चुका है। अधिकतर जगह राज्य सरकारों ने इन्हें हटाने के निर्देश भी दिए। इनमें से कई राज्यों में लाउड स्पीकर को लेकर विवाद भी देखने को मिला। इन सबके बीच एक ऐसा प्रदेश भी है जो काफी संवेदनशील है और यहाँ सबसे तेजी से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ बिल्कुल भी विवाद नहीं हो रहा। आज लाउड स्पीकर के मुद्दे पर यूपी पूरे देश में मिसाल बन रहा है। इसके पीछे की क्या कुछ वजह है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ कतील शेख जी हैं जो कि स्टेट हेड हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दिलीप यशवर्धन जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही प्रशांत त्रिपाठी जी हैं जो कि एडवोकेट हैं, आपका भी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इधर आइए, उल्टा लगाया आपने जी, आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल, कतील शेख जी आप तक आवाज पहुंच रही है सर? जी कतील जी, मेरा सवाल यह है जी, लाउड स्पीकर को लेकर हमने ये देखा कि महाराष्ट्र से इस मुद्दे की शुरुआत हुई। कई राज्यों में लाउड स्पीकर्स हटाए गए, छुटपुट घटनाएं देखने को मिली, विवाद भी बढ़ते हुए दिखाई दिया। महाराष्ट्र में तो ज्यादा ही था, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक मिसाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश इस मामले पर कोई विवाद नहीं, कुछ नहीं, हर जगह से सहमति है। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि लाउड स्पीकर को लेके सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी कर दी है। उसके बाद कोई मुद्दा रह नहीं जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है तो उसको देखते हुए किसी को इस पर टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और रही राज ठाकरे की बात, तो राज ठाकरे महाराष्ट्र से इनकी राजनीति में बहुत कमियां आई हैं, तो ये अपनी राजनीति को एक तरीके से जिंदा करने के लिए ये लाउड स्पीकर का मुद्दा लेकर सामने आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के बाद किसी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी करनी चाहिए। ठीक है सर, इस मामले पर राज ठाकरे ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से जो लाउड स्पीकर्स हटाए जा रहे हैं, ये अपने आप में सराहनीय है। क्या लगता है ये जो योगी मॉडल है, अब इसकी पूरी तरह से सराहना होती हुई दिखाई दे रही है और भी राज्यों में इसी तरह से लागू होना चाहिए? सरकार के आदेश के तुरंत बाद सारे लोगों ने फॉलो किया है और तत्काल प्रभाव से उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सारी चीजें की है। तो मुझे नहीं लगता कि लाउड स्पीकर को लेकर किसी तरीके के किसी धर्म गुरुओं में किसी तरीके का कोई विवाद हो रहा हो। ठीक है सर। प्रशांत त्रिपाठी जी एडवोकेट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपसे ये समझना चाहूंगा, आज से 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए थे लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर, और बहुत लंबा समय लग गया। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर लाउड स्पीकर हटाए गए निर्विवाद। जी देखिए, जिस तरह एक इससे पहले 2000 में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम बनाया गया था जी, जिसपे एक मानक तय किए गए थे कि प्रदूषण का कितने ध्वनि के कैसे यंत्र किस डेसिबल में चलेंगे। और 2017 में भी आप देखेंगे कि इलाहाबाद न्यायालय ने लखनऊ खंडपीठ में एक गाइडलाइन जारी की, आदेश किया उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप जो है इस तय मानक के अनुसार ही आप कार्य करेंगे, और आज उससे ही क्रियान्वित कर रही है। साथ साथ आप जैसे सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो 2005 में जो आदेश सुप्रीम कोर्ट में आए थे उसमें उन्होंने दो बातें कही थी जिसको बड़े ही गंभीरता से हमें समझना होगा। प्रथम जो बात कही थी 18 जुलाई 2005 को, जिसका उल्लंघन आज वर्तमान राज ठाकरे एमएनएस प्रमुख जो है इसका उल्लंघन करते दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को शांति से रहने का अधिकार है और यह अधिकार जीवन के मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है। अब आप देखेंगे कि जब आप उसके विपक्ष में आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या वहां पे उसके विरोध में करते हैं तो एक शांति भंग की प्रक्रिया है, जो भी आपने सुप्रीम कोर्ट के उस वर्डिक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। साथ साथ एक मानक तय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2005 के बेंच में, जिसपे जस्टिस
आरती लहोटी और अशोक भान साहब के जो जजमेंट थे उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक नियमावली स्थापित की, उसके तहत कार्य करना था और राज्य सरकार को इसके लिए पूरी पावर दी गई है कि अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होता है तो उसमें लाख रुपया जो है जुर्माना और अन्य तमाम जो है चीजें 5 साल की सजा है, जो कि धारा 5 में ध्वनि प्रदूषण में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह राज ठाकरे भी यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और हिंदू हृदय सम्राट बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि आम जन में एक मतभेद पैदा करना चाह रहे हैं और ये कहीं से उचित नहीं है। इसको मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार के राष्ट्र की सियासत का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन ये एक अहम बात हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में ये चीज देखने को नहीं मिली। ये कामयाबी है योगी सरकार की। सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप यश वर्धन जी हमारे साथ जुड़े हैं। यश जी, दिलीप जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो लगातार सीएम योगी पर आरोप लगते रहते थे, एक विशेष वर्ग को महत्व देने की, अल्पसंख्यक जो वर्ग था उसे अनदेखी की जाती है, इस तरह के कई आरोप लगते थे, लेकिन अब जो लाउड स्पीकर का मामला देखने को मिला जिसमें सभी धर्मों ने समर्थन किया, तो क्या ये माना जाए कि सीएम योगी जो हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग का भरोसा जीतने में कामयाब होते हुए दिखाई दिए? राजेश जी, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिससे ह्यूमन लाइफ इफेक्ट होती है और उस ह्यूमन लाइफ को जो चीजें इफेक्ट करती हैं उनको राजनीति की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। आपने जिस बात की तारीफ करी कि योगी सरकार में या उत्तर प्रदेश सरकार में जितने भी लाउड स्पीकर के मामले हैं, हजारों की संख्या में लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं और कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो सरकार का काम है कानून को समान रूप से लागू करना, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यही काम बहुत बाखूबी निभाया है कि अगर उन्होंने लाउड स्पीकर पर रोक लगाई है या लाउड स्पीकर उतरवाए हैं तो मंदिर से भी उतरवाए हैं, मस्जिद से भी उतरवाए हैं, गुरुद्वारे से भी उतरवाए हैं और कहीं गिरजाघर में लगाए वहां से भी उतरवाए हैं। यानी कि धर्म के चश्मे से न देख करके इसको कानून के चश्मे से देखा गया है और मानव हित की नजर से देखा गया है, क्योंकि ये मानवता को नुकसान कर रहा है। अगर पॉल्यूशन है, जो ध्वनि है, उसको भी प्रदूषण की परिभाषा में लिखा गया है। जो एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 का है, जिसको सेंट्रल एक्ट कहा जाता है, उसमें आवाज को 2 तरीके से परिभाषित किया गया है। एक वो आवाज जो लोगों के कानों को अच्छी लगती है, उसको संगीत कहा जाता है, और एक वो आवाज जो लोगों के कानों को खराब करती है, उसको शोर शराबा कहा जाता है। तो कोई ऐसा आवाज जो किसी से संगीत हो सकता है लेकिन दूसरे से वो शोर शराबा हो सकता है, ये डेफिनेशन भी कर्नाटका हाई कोर्ट ने दी थी एक मामले में। तो ये जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन है वो योगी सरकार के द्वारा बराबरी से समानता में किया जा रहा है। यही एक प्रमुख कारण है कि उत्तर प्रदेश में इस मामले को लेकर के कहीं कोई विवाद नहीं हो रहा है। हाँ, अगर इसको धार्मिक आधार पर देखा जाता कि मंदिर में बजने दिया जाता, मस्जिद से उतरवा दिया जाता, या मंदिर में बजने दिया जाता, मस्जिद में उतरवा दिया जाता, वाइस वर्सा, कुछ भी अगर होता तो ये एक धर्म, एक जाति का रूप लेता और एक विवाद का रूप लेता। जहां भी सरकारें कानून का इम्प्लीमेंट करती हैं वहां किसी तरह का कोई विवाद नहीं होता है और इसका एक उदाहरण आप उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर के मामले में देख। ठीक है सर, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए अगर किसी मामले को लेकर भेदभाव ना हो तो बेहतरीन तरीके से कुछ कदम जो हैं वो ऐसे उठाए जा सकते हैं जो जनता के हित में हो। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। प्रभात जी, जो मिसाल यहाँ पर पेश की जा रही है सीएम योगी की तरफ से, क्या अन्य राज्यों को इससे सीख लेना चाहिए? योगी मॉडल की तरह उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, ये सियासत का मुद्दा नहीं होना चाहिए। देखिए राजेश जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये जो लाउड स्पीकर, चलिए प्रभात त्रिपाठी जी से संपर्क टूट गया, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। कतील शेख जी हमारे साथ बने हुए हैं। कतील जी, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या ये माना जाए विश्वसनीयता को लेकर यदि हम बात करते हैं तो योगी सरकार की जो विश्वसनीयता जो है अब उत्तर प्रदेश के अंदर सभी धर्मों के अंदर क्या मजबूत होती हुई दिखाई दे रही? कतील जी सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? हमारे लोकतंत्र में ठीक है सर, प्रभात जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़िए। उन चीजों का पालन पिछली सरकारों ने नहीं किया है और हमेशा वो वोट बैंक के चक्कर में हिंदू मुसलमान होता रहा। लेकिन योगी जी के सरकार में ना कोई दंगा हुआ और बड़े कायदे से उस कानून का पालन किया और
कानून के पालन के तहत ये हुआ कि योगी जी का जो मॉडल है उत्तर प्रदेश का, वो पूरे देश में, चाहे मुजफ्फराबाद के नाम से माफियाओं के कार्रवाई के मामले को, चाहे धर्म से जुड़े हुए चीजें हो। आप जैसे राज ठाकरे का मामला है, राज ठाकरे ने अपने आप को एक बड़ा हिंदू साबित करने के लिए वहां पे इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि मन से वहां पे ज्यादा इनकी पार्टी का के विधायक ज्यादा नहीं है। आने वाला समय चुनाव का है वहां महाराष्ट्र में, और उसके बाद ठाकरे में एक लड़ाई है, कौन बड़ा ठाकरे है कौन छोटा ठाकरे। तो ये पूरा मुद्दे ने राज ठाकरे को एक संजीवनी बूटी दे दी है कि देखिए बड़े ठाकरे के रूप में हम आ रहे हैं, और तुष्टीकरण की राजनीति में उद्धव ठाकरे चले गए हैं और सरकार चला रहे हैं, और वो हिंदुत्व से अलग हट गए हैं। तो वो लड़ाई, एक पॉलिटिकल लड़ाई महाराष्ट्र में अब छिड़ गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मॉडल को जिस तरीके से पूरे देश में सराहा जा रहा है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ काबिले तारीफ है। और जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, देखिए विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश के नेतृत्व में, और अखिलेश इन पूरे मुद्दे को लेकर सुमति जी वहां से फोन कट जा रहा है बार बार, लगता है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के एक रहनुमा है, अपने आप को रहनुमा साबित करने के लिए प्रयास करते हैं। तो किसी का कोई विवाद उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, हिंदू मुसलमान दोनों प्रेम से रह रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब का पालन हो रहा है, और इसके लिए योगी सरकार बधाई की पात्र है। और जितनी भी प्रशंसा की जाए योगी सरकार की वो कम है। ठीक है कतिल जी, गंगा जमुना तहजीब की जो बात की जाती है वो मिसाल यहाँ पर योगी सरकार की तरफ से पेश की गई। हाँ, ये सही है कि सरकार ने बहुत काबू किया है। बहुत सारे धर्म गुरुओं ने, कुछ ऐसे भी लोग उसमें हैं जो विवाद चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाउड स्पीकर को लेके अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे, मगर सरकार ने बहुत सख्त कदमों में लोगों को रोका है। बहुत सख्त लफ्जों में ये कह दिया कि किसी भी तरीके की कोई भी जो है, किसी तरीके का मस्जिद हो या मंदिर हो, लाउड स्पीकर सभी जगह से हटाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। तो बहुत ज्यादा इन सब चीजों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बहुत ज्यादा जो है लगाम लगा हुआ है, बहुत ज्यादा चीजें रुकी हुई है, सिबल है। हर आदमी इस पर बात करने से कतरा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इस पर टिप्पणी होनी चाहिए। ठीक है कतिल जी, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका कोई सवाल हो तो आप कर लीजिए। दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, दिलीप जी से आपका कोई सवाल? कि जिस तरीके से प्रभात जी भी एक वरिष्ठ पत्रकार है और हमारे लखनऊ के एक अच्छे पत्रकारों में गिनती है और एक हमारे भाई की तरह है, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि अब जो लोग राजनीति कर रहे थे उनकी राजनीति ठंडी जो हो गई है लाउड स्पीकर को लेके, अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो कैसे देखते हैं ये वो बताएं। दिलीप जी जवाब दे दीजिए सर, कतिल जी ने जो सवाल किया है। एक बार सवाल दोहरा दीजिए कतिल जी। मेरा कहना सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो मार्केट की राजनीति थी वो जिस तरीके से गर्म हो रही थी अब ठंडी पड़ी हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत में राजनीति के लिए किसी विशेष सब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, और धर्म एक ऐसा मामला है जहां पर राजनीति बहुत तेजी से गर्म हो जाती है। और हिंदू मुसलमान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भारत में हमेशा से ज्वलनशील रहा है। तो आजान और हनुमान चालीसा उसी का एक दूसरा धार्मिक रूप है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की बात तो बाद में आती है जब किसी चीज पर स्पेसिफिक लॉ है और उस लॉ को रेगुलेट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को है, और स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वो नॉर्म्स बना रखे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत तब होती है जब लोग उस लॉ को नहीं मानते हैं या लॉ का इंटरप्रिटेशन अदरवाइज करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों ने ये दलील दी, जो आर्टिकल 25 है भारतीय संविधान का, वो हमें धर्म को मानने की आजादी देता है, लेकिन धर्म को मानने की आजादी देने के साथ साथ वो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड अदर थिंग्स है। तो जहां पर दूसरे की आजादी, आपकी आजादी दूसरे की आजादी में खलल डालती है, वहां पर आपकी आजादी पे रोक लगाई जा सकती है। और ये जो महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, राजनीतिक जो राजनेता होते हैं उन्हें कोई ना कोई मामला चाहिए होता है मीडिया में बने रहने के लिए, खबरों में बने रहने। देखिए, राज ठाकरे हमेशा से उत्तर प्रदेश के, बिहार के लोगों को उन्होंने
बहुत प्रताड़ित किया, बहुत सारी चीजों पे वो कमेंट करते रहते हैं। उनके कमेंट का कोई उत्तर प्रदेश में बहुत ध्यान भी नहीं देता है। मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र के राज ठाकरे का कोई बहुत ज्यादा कमेंट को ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर भारतीयों के खिलाफ भी वो बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं। आज उनके मन में कैसे इस तरीके की भावना, हनुमान चालीसा तो खैर हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पार्ट है, उसको पढ़ के आदमी बहुत अच्छे अच्छे कार्य को करता है, और जितनी भी जो है परेशानियां होती है उसमें आदमी हनुमान चालीसा पढ़ता है। तो इन सब चीजों का वो तो धर्म की बात है, वो तो पढ़ना, और अजान की बात है वो भी एक धर्म की बात है। देखिए कतील जी, अगर आप धर्म की बात करते हैं तो धर्म भाव पहले देखता है, स्वभाव नहीं देखता है। आपने ईश्वर की आराधना या अल्लाह की जो अजान है या जो अल्लाह की इबादत है वो किस भाव से करी है ये मायने रखता है, किस स्वभाव से करी है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। भाव और स्वभाव में क्या फर्क है मैं ये बता देता हूँ कि अगर किसी ने आपके सामने हनुमान चालीसा पढ़ी और उस हनुमान चालीसा को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए आपने अजान की इबादत से अजान कर दी तो वो भाव अल्लाह नहीं देखेगा। आप क्योंकि वहां पर आपने अजान अल्लाह की इबादत में नहीं करी है, बल्कि इसलिए करी है कि सामने वाले ने हनुमान चालीसा पढ़ी है। इसी बात को उल्टा कर दीजिए, अगर किसी ने अजान लगाई है और किसी ने हनुमान चालीसा पढ़ दी है तो हनुमान जी उस हनुमान चालीसा का कोई उसको स्वभाव नहीं मानेंगे, क्योंकि वो हनुमान चालीसा भक्ति के भाव में नहीं पढ़ी गई है। तो यहाँ पर देखिए, धर्म को जानना और धर्म को मानना, इन दो चीजों में बड़ा फर्क होता है। धर्म को मानने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन धर्म को जानने वाले और धर्म को समझने वाले इस दुनिया में चंद लोग हैं, जिनको प्रतिशत में मतलब 1% से भी कम कहा जा सकता है। और जो लोग धर्म को जानते हैं वो धर्म के नाम पे लड़ाई कभी नहीं करते। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में बहुतायत लोग ऐसे हैं जो धर्म को सिर्फ मानते हैं। सभी समुदाय को शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के फैसलों का स्वागत करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए। एडवोकेट प्रशांत त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी, इसके जो मानक है उसको समझना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने किन मानकों के आधार पर यह तय किया था कि लाउड स्पीकर हटने चाहिए? देखिए, जो इसको निर्धारित किया गया था औद्योगिक क्षेत्रों के आधार पर, जैसे औद्योगिक क्षेत्र है तो वहां 75 डेसिबल प्रतिदिन के हिसाब से और 70 डेसिबल रात्रि के हिसाब से। आप व्यावसायिक क्षेत्रों की बात करेंगे तो 65% डेसिबल रखा गया था। आवासीय क्षेत्रों की बात करें 55, और जब शांति क्षेत्र जिसमें आपके धार्मिक क्षेत्र आ जाते हैं, हॉस्पिटल आ जाते हैं, स्कूल कॉलेजेस आते हैं, उसमें 50 डेसिबल के हिसाब से रखा गया था ये मानक। और इन्हीं मानकों का पालन करने के लिए कि अगर इनसे ज्यादा अगर होते हैं तो राज्य सरकारों को पूरा अधिकार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि तमाम इनके ऊपर वो पूरा शक्ति जो है वो राज्य सरकारों के हाथ में था। तो इसी के आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आया और इलाहाबाद न्यायालय का भी फैसला लखनऊ खंडपीठ ने दिया, जिसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं। जी 17 साल हो गए सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, हाई कोर्ट के भी आदेश, जिस तरह से प्रशांत जी ने जिक्र किया, सर 17 सालों में और भी सरकारें रही हैं, क्या वजह रही कि वो लागू नहीं करवा पाए? हेलो राजेश जी, सवाल मुझसे है? हेलो 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 सर, प्रभात त्रिपाठी जी आपसे मेरा सवाल है, आप तक आवाज आ रही होगी? हाँ, आवाज तो लंबे समय से आप पत्रकारिता में हैं और उत्तर प्रदेश की सियासत से अच्छी तरह से आप वाकिफ भी हैं। मेरा ये सवाल था कि जब 17 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दे दिए थे तो फिर और भी सरकारें रहीं, वो लागू क्यों नहीं करवा सकी? देखिए राजेश जी, मैंने आपको कहा धर्म बहुत बड़ा विषय बना और लगातार निरंतर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति और धर्म का एक बहुत बड़ा ही खेल है और इसी कारण से उसको लागू प्रशांत जी, मेरा सवाल प्रभात जी से था। सर रुक जाइए, प्रभात जी से मेरा सवाल था। मुझसे सवाल है। मैं राजेश जी आपको बता रहा हूँ कि आपने जो 17 साल का हवाला दिया है, आप जब मुलायम सिंह की सरकार 92 के बाद, जब मुलायम सिंह मौलाना इस मुलायम कहलाने लगे और मायावती की भी सरकार चली और मुलायम सिंह की भी सरकार इस प्रदेश में चली, एक तुष्टीकरण, एक वोट बैंक के लिए, एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं लागू किया जा सका, जबकि स्पष्ट आदेश लिखा है कि वायु जो है प्रदूषण, शोर का ये जो प्रदूषण है ये नहीं होना चाहिए। अगर ये पहले से सरकारों ने इस पे काम किया होता तो आज ये हिंदू मुसलमान और ये लाउड स्पीकर और
और ये हनुमान चालीसा की बात ही नहीं आती। देखिए हमारे देश के अंदर जिस तरीके से संविधान में लिखा हुआ है पहले पन्ने में कि भारत के सभी लोग, सभी धर्म के लोग, सेकुलर कंट्री हमारी है, लेकिन जिस तरीके से हिंदुत्व की राजनीति इस देश के अंदर आ गई, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान को बांटने का प्रयास किया गया, एक पार्टी का वोट बैंक मुस्लिम कम्युनिटी बन गया और एक पार्टी जो भारी मैंडेट के साथ दूसरी बार सत्ता में वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। तो ये कोई विवाद नहीं है, इस पे गंगा जमनी तहजीब पे कोई नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन जो ये विवाद धीरे धीरे खड़ा किया गया है वो विवाद अब धीरे धीरे बढ़ रहा है आगे, और लोग ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं, अगर आप अजान करेंगे और तेज आवाज में अगर लाउड स्पीकर बजेगा तो मैं हनुमान चालीसा करूंगा। तो ये जो एक होड़ है जिसे कहते हैं कि एक दूसरे से आगे निकलने की और राजनीति करने की, ये इस देश को बहुत गलत दिशा में ले जा रही है। और चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की इच्छा शक्ति के आधार पे योगी आदित्यनाथ ने वो काम करके दिखा दिया है जो पिछली कोई सरकार करके नहीं दिखा पाई है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी व्यक्ति सड़क पे नहीं निकला है, और सड़क पे ना नमाज हो पाई और ना सड़क पे हनुमान चालीसा हो पाया। तो कोई भी कानून दोनों कम्युनिटी के लिए बराबर होना चाहिए। मैं फिर कहता हूं इस देश के अंदर कि जो लोग ये बात करते हैं कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम शरीयत से चलेंगे, शरीयत से चलने वाले लोग ये भूल जाएं इस देश के अंदर कि संविधान से चलना पड़ेगा, आपको भारत के कानून से चलना पड़ेगा, आपको भारत का संविधान मानना पड़ेगा, और आपको सरकार के कानून का पालन अगर सरकार करा रही है तो उसको मानना पड़ेगा। तो जहां इच्छा शक्ति अगर सरकार की है और वोट बैंक की राजनीति पे न देख के इच्छा शक्ति के आधार पे अगर काम किया जाता है तो निश्चित तौर पे उस सरकार की तारीफ करनी चाहिए। आर्डर चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे हाई कोर्ट का हो, आर्डर का सही पालन सरकार को करना चाहिए। अगर सरकार जो सरकार करती है उसकी वाहवाही होनी चाहिए और दोनों कम्युनिटी को इसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है सर, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करना चाहिए और जहां जहां सरकारें हैं पालन भी करवाना चाहिए। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह से भेदभाव किया जाता था वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता के तहत जो काम है वो होने चाहिए। कातिल शेख जी, जो संदेह लगातार मुस्लिम वर्ग के अंदर शासन और प्रशासन को लेकर बना रहता था कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो अब कहीं ना कहीं ये तस्वीर तो देखने को मिल रही है कि मुस्लिम वर्ग के अंदर से ये संदेह खत्म होता है और योगी सरकार की विश्वसनीयता जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है। देखिए, मुसलमान कहीं खतरे में नहीं है, ना कभी खतरे में था। ये एक राजनीति के तहत मुसलमानों को डरा कर मुसलमानों को एक ऐसे कटघरे में ले जाकर खड़ा कर दिया जा रहा है जहां पे उनको ये दिखाया जा रहा है कि भैया आप योगी सरकार है, अब आपका बहुत बुरा हाल होने वाला। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने दंगे हुए, कौन से मदरसों में कितने लोगों को जेल भेजा गया, कौन सी जगहों पर बहुत बड़ा धर्म का प्रचार किया गया। अरे भाई, आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम अपने धर्म का प्रचार। इसमें राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि योगी सरकार में किसी ऐसी तरीके की राजनीति हो भी पाएगी, क्योंकि हर आदमी ये सोच रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को अलग कर दे। आजम खां का मुद्दा उठा है, ऐसे तमाम मुद्दे सिर्फ मुद्दे ही रह जाएंगे। सरकार बहुत सख्त तरीके से अपना कार्य कर रही है। अभी जिस तरीके से लाउड स्पीकर उतारा गया, और कोई भी सरकार रहती, मैं दावा करता हूं कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता। कतिल जी, चुनाव में जो 80-20 का फॉर्मूला दिया गया था ना सर, इसको लेकर ये संदेह था, इसलिए ये सवाल अहम हो जाता है कि अब वो संदेह कम से कम खत्म हो गया। 80-20 का फार्मूला ये था, 80-20 का फार्मूला ये था कि 80% तो हमारे पास है ही, 20% और आ जाएगा तो 100% हो जाएगा। ये हमारे हिसाब से ये माना गया था। मुस्लिम समाज कहीं से कोई खतरे में नहीं है, मैं फिर बता देना चाहता हूँ। और लगी रही बात आजम खां के आने से, जाने से, जेल में बंद होने से, तमाम तरीके, कोई मुसलमान किधर भी नहीं जा रहा। ये सब फालतू की बातें हैं कि आजम खां को इधर मिला लो, शिवपाल को उधर मिला लो, अखिलेश यादव उधर बुला रहे हैं। ये तमाम खाली टिप्पणियां हैं कि राजनीतिक स्टैंड है। निश्चित तौर पर सियासत में कुछ भी यथावत नहीं रहता है, सारी चीजें इधर उधर बदलती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र से जो लाउड स्पीकर के मुद्दे की शुरुआत हुई वो हर राज्य में गूंज रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने एक ऐसी मिसाल यहाँ पर पेश की है कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से जो है मस्जिद हो या मंदिर, सभी जगह से लाउड स्पीकर्स हटाए गए हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह हो जाती है, जो भी धर्मगुरु हैं उन्होंने भी योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। योगी मॉडल एक नज़ीर बनकर यहाँ से निकला है और हर देश में यही होना चाहिए। जो देश की बात कही जाती है, गंगा जमुना तहजीब, और वो देश में दिखनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।